गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 18 टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, कांच के स्लैब से अपवर्तन। यहां पर ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यानी आयताकार। रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार, ग्लास स्लैब का मतलब कांच का स्लैब या कांच का पट्टी। ये कांच का बना, ग्लास का बना ठोस स्लैब है। ठीक है, और ये कैसा शेप का है? रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। ये 3D फिगर है, इसको हमने यहां 2D फिगर में दिखाया है। सोचिए, ग्लास स्लैब से जब भी लाइट पास होगा तो वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। तो वो किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है, आइए उसको हम समझते हैं। ये एक कांच का आयताकार ग्लास स्लैब है। दिस इज ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास स्लैब। ये जो आने वाला रे है इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। यहां पर ये नॉर्मल लाइन है। इधर कौन सा मीडियम है? एयर। अंदर कौन सा मीडियम है? ग्लास। यानी बाहर में है विरल और अंदर में है सघन माध्यम। बाहर में रेरर मीडियम है, अंदर में डेंसर मीडियम है। लाइट जब हवा से होते हुए कांच के अंदर प्रवेश करेगा, ये जो बीच वाला सरफेस है इसको इंटरफेस कहेंगे। ये क्या है? इंटरफेस, अंतरापृष्ठ। क्योंकि इस फेस के, इस सरफेस के इधर क्या है? एयर, और अंदर में क्या है? ग्लास। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर झुकेगा, बेंड करेगा। आपने पढ़ा था कि जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो वो नॉर्मल यानी अभिलंब की ओर झुकता है। तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था? एकदम सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा जाएगा नहीं, ये हल्का सा नीचे बेंड करेगा। किधर? नॉर्मल की ओर। फिर जब लाइट यहां पर आएगा इस सरफेस पर, तो यहां पर देखिए, अब लाइट ग्लास से किस में निकल रहा है? एयर में। यानी डेंसर मीडियम, सघन माध्यम से कहां जा रहा है? विरल में। डेंसर से कहां जा रहा है? रेरर में। तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन इस बार ये नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगा। तो जो फाइनली रे निकल रहा है इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, यानी निर्गत किरण। और जो सबसे पहले रे आया उसको हम कहेंगे आपतित किरण। तो ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण का दिशा है, आपतित किरण की दिशा। सोचिए, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधा ऐसे करके जाता, सीधा ऐसे जाता। लेकिन ग्लास स्लैब पर दो सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है, तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा। लाइट जब भी ग्लास स्लैब से पास होगा तो वहां पर दो बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा पहले सरफेस पर, तो ये एयर से ग्लास में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। फिर ये जब ग्लास से एयर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, पर ये सीधा नहीं जाएगा, ये नॉर्मल की ओर नहीं, नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। तो ये नॉर्मल से दूर इस प्रकार बेंड करेगा कि ये जो इमर्जेंट रे है ये इंसिडेंट रे के पैरेलल ही निकलेगा। इसका मतलब जब भी लाइट किसी ग्लास स्लैब से होकर पास होती है तो वहां पर दो बार अपवर्तन होता है, दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार पहले सरफेस पर अपवर्तन हो रहा है, एक बार दूसरे सरफेस पर अपवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल रहा है। ये इमर्जेंट रे जो है ये इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में निकल रहा है, उसी के पैरेलल निकल रहा है। इसका मतलब यहां पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के जो बीच का एंगल, जिसको आप एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हिंदी में कहा गया विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण। तो यहां पर जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है ये दोनों तो पैरेलल हो गया, तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहां पर
जो इमरजेंट रे है वो चूंकि इंसिडेंट रे के पैरेलल है, इसलिए डेविएशन कितना हुआ, 0। यानी जब भी लाइट किसी ग्लास स्लैब से होकर गुजरता है तो वहां पर कोई भी डेविएशन नहीं होता। लेकिन वहां पर एक चीज होता है कि जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, देख रहे हैं, लैटरली डिस्प्लेस हो जाता है। ये जो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो लांबिक दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस ए बी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। व्हाट इज ए बी? ए बी इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में कहा गया पार्श्विक विस्थापन। व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट? पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्या होगा जब लाइट किसी आयताकार कांच के स्लैब से गुजरेगा, व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट विल पास थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि जब भी लाइट किसी ग्लास स्लैब से होकर पास होता है तो वहां पर 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलता है, यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन 0 होता है। साथ ही साथ इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो लांबिक दूरी है, दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास के स्लैब से किस प्रकार लाइट रिफ्रैक्ट होता है, याद रखेंगे 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार लाइट एयर से जा रहा है ग्लास में और एक बार लाइट ग्लास से जा रहा है एयर में। यहां पर जब एयर से ग्लास में जाएगा तो ये बेंड करेगा, ये सीधा तो जाएगा नहीं, ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, और जब ये ग्लास से एयर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। और इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल ही निकलेगा। जब भी लाइट ग्लास स्लैब से जाएगा तो इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलेगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा। तीसरा पॉइंट, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है जिसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां पर देखिए 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको हम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे और इसको सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये दोनों सरफेस आपस में पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ध्यान से देखिए, ये दोनों सरफेस पैरेलल है। चूंकि ये दोनों सरफेस पैरेलल है इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन 0 है। अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल नहीं होता, जैसे आप प्रिज्म में देख सकते हैं, ये क्या है, एक प्रिज्म है। प्रिज्म का तो नाम सबको ही सुने होंगे, ये ग्लास का ही बना होता है प्रिज्म। इसमें भी 2 अपवर्तक सतह होता है, यहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। पर ये जो पहला सतह है और ये जो दूसरा सतह है, ये दोनों सतह आपस में पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल बिल्कुल नहीं है। तो अगर पैरेलल होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा, अर्थात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलेगा। लेकिन अगर सरफेस पैरेलल नहीं होगा, अगर दोनों अपवर्तक सतह समांतर नहीं होगी, अगर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल नहीं होगा, तो जो मेरा इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होगा। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल नहीं होगा, इसका मतलब दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो जब भी लाइट किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से होकर गुजरती है तो इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलती है। इमरजेंट रे में कोई भी डेविएशन नहीं होता इंसिडेंट रे के रिलेटिव। अगर हम इंसिडेंट रे के सापेक्ष इमरजेंट रे के डेविएशन का बात करें तो देयर इज नो एनी डेविएशन टू द इमरजेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, but there is a perpendicular distance between emergent ray and incident ray. This perpendicular displacement is called lateral displacement, AB. But when light passes through a prism, then there will be angle of deviation. प्रिज्म के केस में एंगल ऑफ डेविएशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्यों? क्योंकि प्रिज्म में 2 अपवर्तक सतह होता है, जैसे कि कांच के स्लैब में 2 अपवर्तक सतह होता है। जिस सतह पर प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको अपवर्तक सतह कहते हैं। The surface at which refraction of light occurs is called refracting surface. तो यहां पर भी दोनों सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहां पर भी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये दोनों आपस में पैरेलल है पर ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा, जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल नहीं होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ वहां पर डेविएशन होगा, प्रिज्म में कुछ ना कुछ डेविएशन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चले। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल।
नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। इसका सिंबल है थीटा सी। थीटा सी क्रांतिक कोण। आइए हम लोग समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है, अर्थात क्रांतिक कोण क्या है। ये मान लीजिए एक इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस यानी अंतरा पृष्ठ। और यह जो पृष्ठ है, यह जो सतह है, ये जो सरफेस है, ये दो माध्यम को अलग कर रहा है। ऊपर में विरल माध्यम है। ऊपर में कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम। और नीचे में, इस सतह के नीचे कौन सा माध्यम है? डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। कोई भी विरल और सघन माध्यम यहां पर लिया जा सकता है। जैसे मान के चलिए यहां पर हवा है, नीचे पानी है, तो हवा विरल हो गया और पानी सघन हो गया। या ऊपर में पानी है, नीचे ग्लास है, तो पानी हो गया विरल और ग्लास हो गया सघन। इस तरीके से कोई भी दो माध्यम आप ले सकते हैं। एक इंटरफेस लेना है, ऊपर में विरल, नीचे में सघन। अब जरा सोचिए, जब भी लाइट किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। यह जो आपतित किरण है, यह डेंसर मीडियम से जा रहा है। किधर जाना चाह रहा है? रेयरर मीडियम में। तो इस पॉइंट पर जहां पर लाइट इंसिडेंट होता है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? नॉर्मल खींचेंगे। इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आपतन कोण अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई। अब लाइट जाना चाह रहा है डेंसर से किस में? रेयरर। तो जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागता है। Whenever light passes from denser medium to the rarer medium, then it moves away from the normal. इसको जाना है कैसे? सीधा। पर ये सीधा जाएगा नहीं, ये नॉर्मल की ओर भी नहीं बैंड होगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा। तो इसको जाना था सीधा, पर ये थोड़ा सा नीचे बैंड हो जाएगा। तो यहां पर इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये कौन सा रे है? ये रिफ्रैक्टेड रे है, यानी अपवर्तित किरण है। रिफ्रैक्टेड रे, हिंदी में कहा गया अपवर्तित किरण। और ये कौन सा फेनोमेना हो रहा है? इस फेनोमेना का नाम है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो हमेशा नॉर्मल से किधर भागता है? दूर भागता है। यहां पर आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, ये अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। यहां पर आर का वैल्यू आई से अधिक होगा। आप जरा नॉर्मल ज्योमेट्री सोचिए, सिंपल सा लॉजिक है कि ये नॉर्मल लाइन है। अगर लाइट सीधा चला जाता, डेविएशन नहीं होता, सीधा चला जाता, अगर लाइट एकदम से सीधा जाता तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता, आई बराबर आर होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइट किधर बेंड कर गया? नॉर्मल से दूर। इधर नॉर्मल है ना, तो ये इधर भाग जाएगा लाइट। तो जैसे ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगा तो आर का वैल्यू आई से अधिक होगा। मान लीजिए आई का वैल्यू 30 डिग्री है, आर का वैल्यू हो सकता है 40 हो जाए, 45 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यानी दोनों मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है कि ये कितने एंगल से डेविएट होगा। पर यहां पर आर का वैल्यू बड़ा है आई से, आर इज ग्रेटर देन आई। अगर हम आई के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आर का वैल्यू बढ़ेगा। अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर हम आपतन कोण के मान को घटाएंगे तो अपवर्तन कोण का भी मान घटेगा। क्लियर है? अब हम आई का वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे बढ़ा दिए, आई का वैल्यू देखिए बढ़ गया। पहले 30 डिग्री था, अब हो गया 60 डिग्री। जैसे आई बढ़ेगा तो लाइट और ज्यादा नीचे बेंड होगा, आर का वैल्यू और बढ़ेगा। आई का वैल्यू और बढ़ाइए, आर का मान बढ़ते बढ़ते एकदम से इंटरफेस में सट जाएगा ऐसे।
तब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, आर बराबर 90 डिग्री। तो आई के जिस वैल्यू पर, आपतन कोण के जिस मान पर आर का मान 90 डिग्री हो जाता है उसी मान को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फिर से समझिए, आई के जिस वैल्यू पर, आई माने आपतन कोण, आपतन कोण के जिस खास मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, आई के उसी खास मान को थीटा सी अर्थात क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आई के जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर, जिस खास मान पर, आई का एक खास मान है थीटा सी, इस पर हम क्या देख रहे हैं, आर की वैल्यू 90 हो गई, इसी आई के वैल्यू थीटा सी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एक बार हम फिर से समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है। ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी, और इधर विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम, कोई भी विरल माध्यम हो सकता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर। लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, ये नॉर्मल लाइन है, इसको हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है। अभी आई का वैल्यू देखिए 30 डिग्री है, तो आर का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। अगर आई के वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, अगर आई के वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, आई के वैल्यू को हमने कर दिया 50 डिग्री, तो आर का भी वैल्यू हो गया, बढ़ गया, आर का वैल्यू हो गया 70। अगर आई के वैल्यू को और बढ़ा देंगे, मान लीजिए आई के वैल्यू को हमने 60 डिग्री कर दिया, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू लगभग 88 डिग्री हो गया। अगर आई के वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दें, मान लीजिए आई के वैल्यू को हमने कर दिया 65 डिग्री, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया एकदम से 90 डिग्री, लाइट ऐसे जाने लगा। तो हम जितना आई बढ़ाते जाएंगे, डेंसर मीडियम में आई की वैल्यू जितना आप बढ़ाते जाओगे, आर की वैल्यू बढ़ते जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब आई के एक खास मान पर, ये जो खास मान है 65 डिग्री, आई के इस वैल्यू पर आप क्या देख रहे हो कि आर का वैल्यू एकदम से 90 हो गया। मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये जो अपवर्तित किरण है, ये एकदम से इंटरफेस को, ये जो बीच वाला सरफेस है दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, या इसको हिंदी में तो अंतरापृष्ठ कहते हैं, या इसको अपवर्तक सतह भी कहते हैं, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। अपवर्तक सतह, क्योंकि इस सतह पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो इसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कह सकते हैं। तो आई के जिस खास मान पर आर का मान 90 हो जाए, आई के जिस खास मान पर आर का मान 90 हो जाए, आई का वही खास मान क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। या आई के जिस खास मान पर अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस को टच करते हुए जाता है, देख रहे हैं यह जो रे है यह इंटरफेस को टच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला रे कैसे जा रहा है, एकदम इंटरफेस में सट के जा रहा है। तो आई के जिस खास मान पर आर की वैल्यू 90 हो जाए, आई के उसी खास मान को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में बनता है, क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में ही बनता है। क्रिटिकल एंगल हमेशा दो मीडियम के लिए डिफाइन होता है। क्रिटिकल एंगल जब भी डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, हमेशा दो मीडियम के लिए, एक डेंसर होना चाहिए, एक रेयरर होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल हमेशा किस मीडियम में बनता है, डेंसर मीडियम। क्रिटिकल एंगल कभी भी रेयरर मीडियम अर्थात विरल माध्यम में नहीं बनता, यह हमेशा सघन माध्यम में बनता है। और क्रिटिकल एंगल किसका खास मान होता है, आपतन कोण का वह खास मान जिस पर क्या हो जाए, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। गलती से भी परावर्तन कोण नहीं कहिएगा, अपवर्तन कोण 90 हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium for which the angle of refraction becomes 90 degree, that means the emergent ray touches the interface is called critical angle। ठीक है, अब चलते हैं हम क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालते हैं स्नेल के नियम का यूज करते हुए। जहां पर भी अपवर्तन होता है वहां पर स्नेल का नियम लगता है, और स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए हम क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालना सीखेंगे। ये आपका इंटरफेस है, इधर विरल माध्यम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है, नीचे डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है। ठीक है, ये रहा नॉर्मल लाइन, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण।
और ये हो गया आपका अपवर्तित किरण जो एकदम से इंटरफेस को टच करते हुए जा रहा है। ये हो गया इंसिडेंट रे, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। इसको हम आपतन कोण कहेंगे आई। आई का ये खास वैल्यू थीटा सी है और आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। तो आई का जो यही खास वैल्यू है इसी को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ये कौन सा लाइन है, नॉर्मल लाइन। ये हो गया आपका इंटरफेस। ऊपर कौन सा मीडियम है, रेयरर। नीचे कौन सा मीडियम है, सघन यानी डेंसर। अब यहां पर इस पॉइंट पर चूंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहां पर स्नेल का नियम लगेगा। स्नेल का नियम क्या था, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या था, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाई μ1, ऐसा था स्नेल का नियम, जिसमें ये 1 का मतलब फर्स्ट मीडियम हुआ और 2 का मतलब सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें लाइट आता है, सेकेंड मीडियम उसको कहते हैं जिसमें लाइट जाता है। तो इधर से लाइट आ रहा है और उसमें जा रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट मीडियम और ये हो गया आपका सेकेंड मीडियम। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1, μ1 का वैल्यू हो गया μd, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, μ2 का वैल्यू हो गया μr। साइन आई का वैल्यू, आपतन कोण का मान क्या है, थीटा सी बाय साइन आर का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री बराबर μ2, μ2 का वैल्यू कितना है μr, अब बाय μ1, μ1 का वैल्यू कितना है μd। तो साइन थीटा सी बाय साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 को आप लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, बराबर μr बाय μd। इसका मतलब यहां से देखिए थीटा सी का वैल्यू कितना निकल गया, साइन इनवर्स, साइन को इधर लाइए, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए μr बाय μd। ये तो हो गया क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, थीटा सी बराबर साइन इनवर्स μr बाय μd। तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या मिल गया, थीटा सी क्या है क्रिटिकल एंगल, इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स μr बाय μd, साइन इनवर्स μr बाय μd। थीटा सी क्रिटिकल एंगल, इसका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स μr बाय μd। अच्छा एक चीज और, स्नेल का नियम हम लोग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। स्नेल का नियम क्या था, साइन आई बाय साइन आर बराबर μ2 बाय μ1 बराबर v1 बाय v2 बराबर λ1 बाय λ2। मान लीजिए ये जो फर्स्ट मीडियम है जिसमें लाइट जा रहा है, इस फर्स्ट मीडियम जिसको हम डेंसर मीडियम कह रहे हैं, पहले मीडियम में लाइट का वेलोसिटी है vd और इसमें वेवलेंथ है λd, और रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी vr है और वेवलेंथ λr है। तो यहां पर लिख सकते हैं साइन आई का वैल्यू कितना है थीटा सी, आर का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, म्यू सेकेंड मीडियम μ2 का वैल्यू कितना है μr, अब बाय μ1 का वैल्यू है μd, v1 पहला मीडियम में लाइट का वेलोसिटी है vd, सेकेंड मीडियम में है vr। अच्छा λ1 पहले मीडियम में लाइट का वेवलेंथ है λd, पहला मीडियम डेंसर मीडियम है तो यहां पर वेवलेंथ λd, और दूसरा मीडियम रेयरर है तो λr। तो इसका मतलब साइन 90 तो 1 हो गया, इसको हटा सकते हैं। साइन थीटा सी का 3 फार्मूला मिल गया, साइन थीटा सी का फार्मूला मिल गया μr बाय μd। आप एक फार्मूला याद रखिए, बाकी 2 फार्मूला खुद ही याद रहेगा, क्योंकि आप जानते हो ना म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो यहां पर जैसे ही आप μr बाय μd बोलेंगे तो वेलोसिटी में क्या बोलेंगे, इसको उल्टा करके बोलेंगे, क्योंकि म्यू जो है v के उल्टा समानुपाती होता है और म्यू जो है लैम्डा के भी उल्टा समानुपाती होता है, लेकिन v तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। तो यहाँ vd बाय vr बोलेंगे तो इसमें भी λd बाय λr, लेकिन μr बाय μd में उल्टा करके बोलेंगे
तो साइन थीटा सी का 3 फॉर्मूला हो गया, एक हो गया म्यू आर बाई म्यू डी, दूसरा हो गया वी डी बाई वी आर, तीसरा हो गया लेमडा डी बाई लेमडा आर। तो हम लोग एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी दो तो खुद याद रह जाएगा। साइन थीटा सी का फॉर्मूला म्यू आर बाई म्यू डी, इसको याद रखिए। बाकी इसी को पलट के बोलना है वी डी बाई वी आर, और एक फॉर्मूला मिलेगा लेमडा डी बाई लेमडा आर। तो थीटा सी का फॉर्मूला मिल गया साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। चलिए अब स्पेशल केस में चलते हैं। स्पेशल केस, मान के चलिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का वैल्यू है 90 डिग्री, ये आई का वैल्यू है थीटा सी। मान लीजिए अगर रेयरर मीडियम एयर हो और डेंसर मीडियम वाटर हो, तो क्रिटिकल एंगल, वाटर नहीं ग्लास ले लेते हैं पहले, ग्लास हो तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एयर ग्लास इंटरफेस। इस इंटरफेस को क्या कहेंगे, एयर ग्लास इंटरफेस। एयर ग्लास इंटरफेस किसको कहते हैं, एयर ग्लास इंटरफेस, यानी हवा कांच अंतरा पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है, वैसा सरफेस जो एयर और ग्लास को, वैसा सरफेस जो एयर को और ग्लास को अलग करता है, जो हवा और कांच को अलग करता है, उस सतह को हम एयर ग्लास इंटरफेस कहते हैं। तो एयर ग्लास इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालें, तो एयर ग्लास इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। म्यू रेयरर, रेयरर में कौन है, एयर है, और डेंसर मीडियम कौन है, ग्लास। तो एयर ग्लास इंटरफेस के लिए थीटा सी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। आप जानते हैं हवा का यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जबकि ग्लास का कितना होता है, 3/2 यानी 1.5 होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये पलट कर हो जाएगा 2/3, साइन इनवर्स 2/3 का वैल्यू होगा 0.66, इसका वैल्यू 42 डिग्री के आसपास होगा। तो हमको याद रखना, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे कि एयर ग्लास इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। एयर ग्लास इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक तरफ ग्लास हो एक तरफ एयर हो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक तरफ ग्लास हो एक तरफ एयर हो, यानी एक तरफ डेंसर हो एक तरफ रेयरर हो, और लाइट को अगर 42 डिग्री एंगल पर भेजा जाए तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर लाइट को 42 से कम पर भेजिएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से कम होगा। अगर लाइट को और कम पर भेजिएगा तो रिफ्रैक्शन एंगल और कम होगा। ठीक है, ये हुआ मतलब। इफ critical angle is 42 degree for air glass interface, it means then when light is incident at an angle of 40 degree from glass, then it will emerge grazing the surface, then it means that the angle of refraction will become 90 degree। ठीक है, हवा कांच अंतरापृष्ठ के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। इसका मतलब कि अगर प्रकाश को 42 डिग्री कोण पर भेजा जाए, कहां से, ग्लास से यानी डेंसर मीडियम से, तो वो एकदम से टच करते हुए निकलेगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम एयर वाटर के लिए निकालते हैं क्रिटिकल एंगल का वैल्यू। मान लो यहां पर वाटर अगर होता तो इस इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, एयर वाटर इंटरफेस। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, यहां म्यू एयर होगा और यहां फॉर्मूला क्या है, म्यू आर बाय म्यू डी। तो यहां विरल माध्यम क्या है, हवा, और सघन माध्यम क्या है, पानी। तो यहां पर वाटर हो जाएगा म्यू एयर बाय म्यू वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, पलट दीजिए, ये 3/4 0.75, इसका वैल्यू 49 डिग्री के आसपास होगा। तो एयर वाटर इंटरफेस के लिए कितना होता है क्रिटिकल एंगल, 49 डिग्री। ये सारा वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिए। अगर एयर डायमंड इंटरफेस के लिए पूछ दिया जाए, वायु हीरा अंतरापृष्ठ, एक तरफ एयर हो एक तरफ डायमंड हो, तो यहां म्यू एयर बाय म्यू डायमंड होगा। जबकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा डेंसर है 2.42, इसका वैल्यू आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 0.41, और ये आ जाएगा आपका 24.4 डिग्री, यानी इसको लगभग 24 डिग्री के आसपास याद रख सकते हैं।
तो एयर डायमंड इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम हुआ। ध्यान से सुनिए, एयर वाटर के लिए 49 डिग्री, एयर ग्लास के लिए 42 डिग्री, एयर डायमंड के लिए 24 डिग्री। इसका मतलब एयर डायमंड इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से किन इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। ऑप्शन सुनिए, एयर ग्लास, एयर वाटर, एयर डायमंड, इनमें से कोई नहीं। तो एयर डायमंड इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है, जिसका वैल्यू 24.4 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर लाइट एक तरफ हीरा है और एक तरफ हवा है, अगर लाइट 24 डिग्री पर जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी, 90। अगर लाइट 24 से ज्यादा पर जाएगा, अगर कम पर जाएगा, तो आर का वैल्यू 90 से कम होगा। ठीक है, तो ये था क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमेशा दो मीडियम के लिए डिफाइन होता है, डेंसर और रेरर। क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में ही बनता है, ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल एंगल हमेशा किस मीडियम में बनता है, डेंसर मीडियम। अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये रहा आपका सघन माध्यम और ये रहा आपका विरल माध्यम। ये हुआ डेंसर मीडियम, ऊपर हो गया रेरर मीडियम। लाइट जब डेंसर से रेरर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है। ये बात तो आप बार बार सुन ही रहे हैं। आई का वैल्यू, ये आर का वैल्यू है। तो लाइट जब भी डेंसर से किस में जाता है, रेरर में, तो नॉर्मल से ये दूर भागता है, ये नॉर्मल लाइन है। यानी आर का वैल्यू बड़ा होता है आई से। अगर आई का वैल्यू 20 डिग्री है या 30 डिग्री है मान लो, तो आर का वैल्यू 30 से बड़ा होगा, मान लो 40 है। आई का वैल्यू बढ़ाते चलो, आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। आई का एक खास वैल्यू आएगा जिस वैल्यू पर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। आर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आई के जिस खास वैल्यू पर आर का मान 90 हो जाए, आई का वही खास वैल्यू क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो अगर आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो आर का मान 90 से कम होगा। अगर आई का मान क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो आर का मान 90 के बराबर होगा। और आई का मान अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तब यहां पर क्या होगा, देखो आई का वैल्यू कम है, आर का वैल्यू 90 से कम है। आई का वैल्यू 30 है, यानी थीटा सी से कम है। मान लो क्रिटिकल एंगल है 60 डिग्री, तो आई का वैल्यू अभी 30 है, तो आर का वैल्यू 90 से कम होगा। आई का वैल्यू थीटा सी से कम है, आर का वैल्यू 90 से कम है। आई का वैल्यू थीटा सी के बराबर होगा तो आर का वैल्यू 90 के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही आई का मान थीटा सी से अधिक होगा, अगर आई का वैल्यू थीटा सी से भी ज्यादा हो जाए, थीटा सी से भी ग्रेटर हो जाए, तो क्या होगा, लाइट इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पर फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। फिर ये कौन सा सतह बन जाएगा, परावर्तक सतह। तो क्या कोई अपवर्तक सतह परावर्तक सतह की तरह कार्य कर सकता है? हाँ, कोई अपवर्तक सतह परावर्तक सतह की तरह काम करने लगता है अगर आई का मान क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए। फिर से इसको एक बार देखिए, ये रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम, और ये डेंसर है। अगर आई का वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, मान लो क्रिटिकल एंगल है 60 डिग्री, ठीक, और आई का वैल्यू 70 हो जाए, 60 से ज्यादा हो जाए, मान लो आई का वैल्यू 70 हो जाए, तो फिर लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कितने एंगल पर रिफ्लेक्शन होगा, तो आप पढ़े परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो लाइट यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 70 होगा। आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो अगर आई का वैल्यू थीटा सी से अधिक होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टी का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण। टोटल का मतलब पूर्ण, इंटरनल का मतलब आंतरिक, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम डिटेल अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज आप लोग क्रिटिकल एंगल तक ही जितना हमने समझाया उसको अच्छे से पढ़िएगा। TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।